वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज पढ़ लो कि कल का भरोसा नहीं। दे रहे हैं जो अगले जन्म की खबर, दे रहे हैं जो अगले जन्म की खबर, उनको अगले ही पल का भरोसा नहीं, उनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। जी हाँ प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो मैं उस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि जो बीच में 2-3 दिन आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया, मेरी वीडियो आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाई, लेकिन फिर वादा करता हूँ अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विसंगतियाँ तो सब लोगों के साथ आ सकती हैं। ये तो मानव जीवन है, रुकावटें तो आती हैं, लेकिन उन्हीं रुकावटों को पार करके हमें आगे बढ़ जाना है। तो आइए एक बार फिर से आप लोग अपना अपार स्नेह मेरी वीडियो पे बरसाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस वीडियो से लाभान्वित तो हो सकें। तो ये देखिए, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख पा रहे हैं, लिखा गया है यूपी SSC पेट 2025 सेट नंबर 12। और किसका सेट नंबर 12? मैंने एक सीरीज चलाई है जिस सीरीज का नाम है अचूक वार सीरीज। क्या नाम है भाई? अचूक वार सीरीज, जिसमें मैं 2 गद्यांश कम से कम 5 प्रश्न व्याकरण के लेके आता हूं, जो आपके पेट वाले पैटर्न में दिया गया है। और आज की क्लास आपकी और ही बेहतरीन होने वाली है। और चलिए इन्हीं बातों के साथ आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और चर्चाएं पर चर्चाएं आप लोगों के साथ मिलकर करते हैं। और उम्मीद करूंगा हर दिन से आपका स्नेह ज़्यादा ही होगा। तो भैया, पहला गद्यांश आपके समक्ष ये आ जाता है, जो कि आपके पेट एग्जाम की आत्मा हम कह सकते हैं, इसको पेट एग्जाम की आत्मा कह सकते हैं। और लिखा क्या गया है, गौर से पढ़िए। लिखा क्या गया है भैया? लिखा गया है निम्नलिखित, क्या है भैया? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहने का आशय ये है, ये जो पूरा का पूरा गद्यांशवा दिया गया है भैया, इसी को पढ़कर आप लोगों को इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिन प्रश्नों की संख्या कम से कम 5 हो सकती है। अब यहाँ पे लिखा क्या गया है, इस बार मैंने थोड़ा नया प्रयोग किया और कुछ साहित्यिक परिचर्चा भी करता हुआ आप लोगों के साथ में चलूंगा। लिखा क्या गया भैया? यहाँ पे लिखा गया, भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। यहाँ पे क्या कहा गया? भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। तो पहली बात तो भूषण के बारे में जानिए। भूषण रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया और पहला भाग आता है रीत सिद्ध, उसके बाद रीतिबद्ध, रीति मुक्त। रीत सिद्ध कवि उनको कहते हैं जिनको रीति के बारे में जानकारी थी, परंतु उन्होंने रीति के बारे में नहीं बताया। फिर आगे क्या हुआ? रीतिबद्ध आए। रीतिबद्ध जिनको रीति के बारे में जानकारी थी और रीति के बारे में उन्होंने अपनी बातों के माध्यम से लोगों को समझाया, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया। और तीसरा हो जाता है रीति मुक्त। रीति मुक्त रीति जानते थे, लेकिन रीति के बंधन में बंधे हुए नहीं थे। तो मैं भूषण की चर्चा कर रहा हूं, तो भूषण आपके रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे। तो कहोगे गुरुजी रीति रीति कई बार बोल दिए, रीति का अर्थवा क्या होता है? रीति का शाब्दिक अर्थ होता है ढंग या तरीका। क्या होता है? ढंग या तरीका। और काव्य में विशिष्ट पद रचना को रीति कहा गया है। यहां तक बातें हो गई। फिर आगे मैं पढ़ता हूं, शिवाजी और छत्रसाल ने महानुभावों के पवित्र चरित्र का वर्णन करने वालों की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। फिर है, शिवाजी ने एक जमींदार
और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया। अब यहाँ पे आगे क्या है, और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया, मुगलों का साहस मतलब सामना करने का साहस किया, उस समय उनके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल सैनिक थे। सोच लो कितने कम थे। फिर इसी सेना से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। सोच लो, जिसके पास जब युद्ध करने का समय था, शुरुआती दौर, कहते हैं ना शून्य से शुरुआत कर सकते हैं। जब ये मुगलों को परास्त करने के लिए अपने मन में बातों को बनाया था, बुना था, सपना एक बुना था, तब इनके पास 5 सवार यानी कि 5 सैनिक ऐसे थे जो सवार घुड़सवार थे, और उसके बाद 25 पैदल इनके पीछे चलने वाले थे। उसके बाद जब इनकी मरने की अवस्था आई तो क्या छोड़कर गए, 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा अपने उत्तराधिकारियों के लिए। फिर आगे कहा गया, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति, क्या भैया, प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ हैं, शिवा बावनी और शिवराजभूषण। शिवा बावनी और शिवराजभूषण। इस पाठ बोधन में भूषण का वीर काव्य रस दर्शाया गया है। इस काव्य में क्या दर्शाया गया है, भूषण का वीर काव्य रस दर्शाया गया है। बहुत बढ़िया भैया। अब चलते हैं, इसी के अनुसार हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये आ गया आपका पहला प्रश्न, एकदम सरल है, बिल्कुल हम पैराग्राफ पे चलेंगे, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बातों को हम सॉल्व करेंगे एकदम। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे, अरे भाई क्या थे, चलते हैं भाग के पंक्ति पे, जल्दी से आओ। और ये हमारी पंक्ति आ गई। कहोगे गुरुजी यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखा गया है भैया, यहाँ पे छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उनके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल सैनिक थे। कितने, 5 सवार और 25 पैदल सैनिक थे। तो यहाँ पे पूछा क्या गया, छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे। तो जल्दी से बताओ, अब तो मैंने पैराग्राफ में ढूंढ लिया, 25 सवार और 2 पैदल, क्या ये बातें कही गई? 25 सवार और 5 पैदल, क्या ये बातें कही गई? या 2 सवार और 5 पैदल? अब बताओ क्या कहा गया, 5 सवार और 25 पैदल, यही तो बतिया सही होगी, 5 सवार और 25 पैदल। बात क्लियर है? कहोगे गुरुजी आज का पैराग्राफ बहुत सरल है, आगे आओ अभी देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया, भूषण का प्रिय काव्य रस था, भूषण का प्रिय काव्य रस था, क्या था यह बताना है। क्या वीर रस के कवि हैं, श्रृंगार के हैं, करुण के हैं या शांत के हैं? भैया अगर मैं पैराग्राफवा पे चलूं, ये देखो आ जाओ, तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे वीरता की ही तो बात की गई। पढ़ो और जानो, कहीं पे नायक नायिका के प्रेम संबंध को दर्शाया गया? नहीं दर्शाया गया। क्या यहाँ पे घृणा वगैरह की बात की गई? नहीं की गई। यहाँ पे वीरता की बात की गई। लास्ट वाले पंक्ति में लिखा गया है, इस पाठबोधन में भूषण का वीर काव्य रस दर्शाया गया है। तो आपका उत्तरवा क्या होगा, जल्दी से फटाक से कमेंट बॉक्स में उत्तर दो और हमें बताओ, कह दो गुरुजी आप जो कह रहे हो वो सही है। और क्या है भैया, क्या है यहाँ पे वीर रस बनेगा, क्या बनेगा, वीर रस बनेगा। और क्या एक्स्ट्रा जानकारी चाहोगे, एक्स्ट्रा जानकारी चाहोगे? चलो अस्थाई भाव से आपके कमेंट बॉक्स भर जाने चाहिए। अस्थाई भाव इतने बताओ कि कमेंट बॉक्स में आपके भर जाए। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है भाई? वीर रस का अस्थाई भाव कहोगे गुरुजी उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह। मैं कहता हूं श्रृंगार, श्रृंगार का अस्थाई भाव, श्रृंगार का अस्थाई भाव रति होगा। और इसके श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, कितने होते हैं? 2 होता है। कौन कौन से? कहोगे गुरुजी एक तो संयोग श्रृंगार होता है और एक क्या होता है? वियोग होता है। मैं आपसे पूछूंगा वियोग का क्या कोई अन्य नाम है? कहोगे हाँ गुरुजी विप्रलभ है। क्या है भैया? विप्रलभ। विप्रलभ
विप्रलभ श्रृंगार भी बोला जाता है। मैं कहता हूं क्या भैया, जैसे जैसे क्या होगा पंक्ति, क्या होगा पंक्ति, पंक्ति क्या होगी, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। ये आपका संयोग श्रृंगार का होगा। और यहाँ पे वियोग में हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृग नैनी। ये बातें वियोग में होंगी। वीर में, वीर रस का कोई उदाहरण बता दो, कोई उदाहरण बता दो। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये बातें हो गई। अब भैया करुण रस में, करुण रस में, करुण रस का स्थाई भाव कहोगे गुरुजी शोक होता है, क्या होता है, शोक होता है। अब इसकी पंक्ति, अब इसकी पंक्ति क्या होगी, क्या होगी भैया, पंक्ति क्या होगी, शोक बिकल रोवहि सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परई भूमतल बारह बारा। ये हो गया। चलो शांत रस का बताओ भाई, शांत रस का कहोगे गुरुजी यहाँ पे निर्वेद होगा, क्या होगा, निर्वेद के अलावा सम भी होगा, निर्वेद के अलावा सम भी होगा। क्या होगा, मन रे तन कागद का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, लाग गए बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करें क्यों इतना। इतनी बातें पर्याप्त हैं। कह दो हाँ गुरुजी, हम लोग खुश हो गए। अब चलूँ आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं भैया। अब चलिएगा, मैंने कहा था हर एक क्लास आएगी, हर एक क्लास में बेहतर ही होगा, मैं अच्छा ही लेके आप लोगों के सामने आऊंगा। बस आप लोग संख्या बढ़ाए रहिए, बाकी और सब मुझ पे छोड़ दीजिए। भैया क्या लिखा है, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम बताओ। मैं एक बात बता दूं, कभी भी साहित्य पढ़िएगा, साहित्य में रीतिकाल में जितने भी विद्वान हैं उनके आश्रयदाता पे जरूर फोकस कीजिएगा, याद रहना चाहिए। क्या औरंगजेब इनके थे आश्रयदाता, वीर सिंह जुदेव थे, शिवाजी थे या संभाजी थे। भैया वहां पे छत्रसाल की बात की गई है, छत्रसाल की बात की गई और शिवाजी की। मैं कहता हूं आपको पैराग्राफ पे जाने की आवश्यकता नहीं है। शिवाजी लगाओ आगे बढ़ो, शिवाजी लगाओ आगे बढ़ो। और शिवाजी ने किस युद्ध पद्धति का आविष्कार किया था, गौरिल्ला युद्ध। कौन से, गौरिल्ला युद्ध। चलो आगे बढ़ूं। चलिए ये अगला प्रश्न आ गया आपका और जल्दी से उत्तर दीजिए। यहां पे लिखा क्या गया भैया, लिखा गया छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम हैं। बताओ शिवाजी के संबंध में जो 2 किताबें लिखी गई उनका नामवा बता दो आप, तो मैं जानूं। क्या शिवा वैभव, शिवा चिंतन, या शिवा कथा, शिवा विक्रम, शिवा बावनी, या शिवराज भूषण, शिवा चरित्र, या शिव विलास। क्या है, अरे भैया अगर मैं अंत में चलूं तो अंत में चलूं कहोगे गुरुजी यहीं पे तो ये बतिया छपी है। कहाँ पे छपी है, यहाँ पे लिखा गया छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ है, शिवा बावनी और शिवराज भूषण। ये तो फ्री फंड में मिल गया। अब चलो आगे, आप उत्तर को सही बताओ। क्या है भैया, ये आपका हो गया सी वाला विकल्प आपका सही होगा कि नहीं होगा, कमेंट में उत्तर दो भाई। क्या, कमेंट में उत्तर दो, क्या होगा, शिवा बावनी और शिवराज भूषण। आगे बढ़ूं, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया भैया, यहाँ पे क्या आया, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है। अब बताओ, अब तो फंस गए, अब बता दो तो जानू मैं आपको, शीर्षक बता दो। ये बताओ भूषण की कला, ये बताओ क्या इन काव्य पंक्तियों में भूषण ने कहीं पे कोई कलाएं दिखाई हैं। फिर भूषण का काव्य नायक चयन। अब यहां पे थोड़ा सा संशय में पड़ोगे, देखता हूं क्या बताते हो। भूषण विवेक, फिर भूषण की बुद्धिमत्ता। अब यहां पे बातों को समझिए, एक बार से फिर पैराग्राफ पे चलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। अब बताओ भैया, यहां पे मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये बताओ यहां पे भूषण ने क्या काम किया, नायक चुना, नायक के रूप में छत्रसाल जी को चुना और शिवाजी को चुना। उनके बारे में बातों को ऐसे रखा, ऐसे पिरोया कि उनकी बुद्धि की प्रशंसा की जा सकती है। और आपका शीर्षक क्या होगा मैं आपको बता दूं, जल्दी से आइएगा। यहाँ पे इनका शीर्षक हो जाएगा भैया भूषण की बुद्धिमत्ता। क्या होगा, भूषण की बुद्धिमत्ता।
यहाँ पे बिल्कुल संशय में ना पड़िएगा। भूषण की बुद्धिमत्ता ये आपके शीर्षक का नाम हो जाएगा। भूषण की कला ये बिल्कुल होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भूषण ने कोई कला वगैरह नहीं दिखाई। भूषण का काव्य नायक चयन, अगर कई नायकों का चयन किए होते और काव्य की प्रशंसा किए होते ना उनके काव्य की प्रशंसा कहीं पे किए। अगर जन नायक, आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, गुरुजी 2 नायक चुने ये, और किसको चुने? छत्रसाल को चुने और शिवाजी को चुने। तो यहाँ पे उनके काव्य की प्रशंसा कहाँ की गई? उनकी वीरता की प्रशंसा किए हैं ना, ये बिल्कुल नहीं होगा। और भूषण विवेक जब अपनी बुद्धिमत्ता को, वो अपनी बातों को वो वहां पे रखते, वो तो बखान कर रहे हैं, तो बखान करने की बात होगी। भूषण की बुद्धिमत्ता कैसे? उन्होंने बुद्धिमत्ता लगा के 2 व्यक्तियों को एक साथ, 2 व्यक्तियों के बारे में एक साथ प्रशंसा किए हैं। बात समझ में आई? कोई डाउट होगा तो कमेंट में बोलिए, मैं उत्तर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे भैया अब ये देखो एक आ गया आपके सामने, ये कुछ दिख रहा है। बोलो सब लोग बताओ, कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है विशेष? कहोगे हाँ गुरुजी दिख रहा है। तो दिख रहा है भाई, तो बताओ क्या है? यहाँ पे लिखा क्या गया है? यूपीएसआई, यानी कि सितारों वाली नौकरी, जिस पर कंधों पर होंगे, जिस नौकरी में होंगे कंधों पर सितारे। वैसे तो नौकरी सभी बेहतर होती है, लेकिन यूपीएसआई खास करके उत्तर प्रदेश दरोगा की नौकरी ऐसी है जो पैसे के साथ क्या देती है? पावर। हर एक युवा की सोच होती है मैं सही समय पे एसआई की नौकरी हासिल कर पाऊं और अपनी जिंदगी को काटूं ना, जी सकूं। एकदम रोम रोम खड़ा हो जाता है, एकदम समझ लो मुर्दे में भी नई जान आ जाती है। जिसके अंदर कुछ भी बुद्धि विवेक है वो समझ जाता है यूपीएसआई की नौकरी नहीं है, जीवन जीने का आधार है। और उसी आधार को ध्यान में रखकर ये चेहरा आप देख रहे हो, जो सुल्तानपुर की धरती पर लगातार नया नया प्रयोग करता रहता है, आप लोगों को अपडेट करने के लिए नए नए प्रयोग करता रहता है ये इंसान। ये आपके हैं दिशांत सर, जिनके कुशल मार्गदर्शन में हम पूरी लक्ष्य परिवार मिलकर एक बेहतरीन टेस्ट को डिजाइन किया है हम लोगों ने, जो आपके उज्जवल भविष्य को आगे ले जाने में सार्थक सिद्ध होंगे। और इस टेस्ट की मैं विशेषता बताना चाहूं, 30 जून को दोपहर 1:30 बजे कोई भी विद्यार्थी कहीं भी पढ़ रहा हो, कोई रोक टोक नहीं, यह टेस्ट पूर्णतः निःशुल्क है। आप आइए और अपने आप को आंकिए। आप टेस्ट दोगे, टेस्ट के बाद उसका सॉल्यूशन आपको इसी आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर मिलेगा। कहां पे मिलेगा? लक्ष्य क्लासेस पर। और हर एक प्रश्न का हर एक अध्यापक एकदम पोस्टमार्टम करके रख देगा, एकदम खोल के रख देगा। आप हर एक सेक्शन के 40 प्रश्न ही नहीं पढ़ेंगे, 40 को 4 से गुणा कर दो, उतने होंगे। कितने होंगे? 40 को 4 से गुणा, 4 चौक 16, यानी कि 160 प्रश्नों के बराबर होंगे। और अब खुद को परखने का सुनहरा अवसर जो आपका है, कहाँ? आपकी अपनी प्यारी संस्था लक्ष्य क्लासेज। कहाँ पे है? लक्ष्य क्लासेज। आना ना भूलिएगा। 30 जून दोपहर 1:30 बजे से आपका टेस्ट शुरू होगा और बेहतरीन टेस्ट होगा। और मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो ऐसा डिजाइन किया है कि एक ही पेपर में सारा अध्याय रिवीजन हो जाएगा। और YouTube पे मैं मिलूंगा आपको बेहतरीन हर एक अध्याय। जैसे कोई भी प्रश्न आ गया, अगर मान लो लिंग वाले अध्याय से या वचन वाले अध्याय से कोई प्रश्न है, तो ऐसे मौखिक ही, क्योंकि समय भी बचाना है, मैं पूरे अध्याय को खोल कर आपके सामने रख दूंगा। वो 40-45 मिनट के एक सेक्शन के वीडियो में आपका सारा का सारा व्याकरण और साहित्य पूर्ण हो जाएगा। तो आना ना भूलिए। मॉक टेस्ट, ऐसे ही टेस्ट हम लोग आगे भी लेते रहेंगे। चलो अब प्रश्नों पर, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जानकारी कैसी लगी ये भी बताइए। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। ये भैया आ गया आपका दूसरा गद्यांश। और दूसरा गद्यांश लिखा क्या गया है जल्दी से बताइएगा। बहुत ही अच्छा, ये देखो यहाँ पे, इसको मैं कर देता हूँ साइड में थोड़ा, ये यहाँ पे है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो अब मेरे साथ चलो, थोड़ा जल्दी चलो।
क्योंकि समय भी आपका बचे। लिखा क्या गया, वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। ठीक है, अपूर्व विकास कर दिया है। यहाँ पे क्या, द्वितीय महायुद्ध में एटम बम, क्या भैया, एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। वाह भाई, क्या किया, पराजित कर दिया। फिर इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी फिर कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब बताओ कितना गंदा प्रभाव पड़ा। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। फिर आगे, चूंकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं। फिर आगे, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा। फिर अतः दुनिया का सर्वनाश या अधिकांश नाश तो अवश्य ही हो जाएगा। ये बातें देखो। फिर इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। किसकी, निशस्त्रीकरण, माने कि शस्त्र का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। शस्त्रास्त्रों के निर्माण में जो दिशा अपनाई गई उसी के अनुसार आज इतने उन्नत शस्त्रास्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों के प्रयोग को रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। ये तो बातें हो गई। अच्छा ये बताओ, पूरी की पूरी बतिया पढ़ने से, पूरी की पूरी बात पढ़ने से आपको कुछ बातें समझ में आई? कह दोगे हाँ गुरुजी, 2-3 बातें हम पकड़ लिए। मैं पूछूंगा क्या, कहोगे विश्व युद्ध की बात की गई है। किसकी, विश्व युद्ध की बात की गई है। मैं पूछूंगा प्रथम कि द्वितीय, कहोगे गुरुजी द्वितीय। चलो ठीक है, द्वितीय में क्या, एक तरफ जापान के बारे में बोल दिया गया, उसका विनाश हुआ, और उधर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों की सामरिक शक्ति बढ़ने की बात की गई। अब बताओ, आगे चलते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये आ गया पहला प्रश्न, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? भैया कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ? क्या जापान की अजेय शक्ति की पराजय से, क्या अमेरिका की विजय से, या जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से, या अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से? तो अमेरिका, इसकी तो प्रतिस्पर्धा की बात की नहीं गई। आइए देखते हैं क्या किया गया। यहाँ पे क्या भैया, यहाँ पे दिया गया द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। क्या अजेय शक्ति को पराजित कर दिया? तो यही बतिया तो आपसे पूछा गया, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे प्राप्त हुआ? जापान की अजेय शक्ति को जब पराजित की गई, तभी तो ये पता चला, ये अनुभव तभी हुआ। बात क्लियर है? चलो आगे चल सकता हूं? कह दो हाँ गुरुजी चल रहा हूं। अब ये देखिएगा, अगला प्रश्न आ गया, लिखा क्या गया है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं? अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, या पारस्परिक भय के कारण, या अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से, या अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से? क्या अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से? कहोगे गुरुजी ऐसे क्या बात है? क्योंकि भैया इसलिए है ये बात। तो यहाँ पे बाई ऑप्शन हम जाएंगे, तो अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, ना कोई मतलब नहीं, ऐसी बात नहीं की गई। पारस्परिक भय से और अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से, तो वास्तव में तो ऐसी बात होती है, लेकिन ऐसी बात कोई पंक्ति में नहीं कही गई। अब कहोगे गुरुजी ये कैसे बना दिए? अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से। क्योंकि क्या है, जब एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करेंगे, जो सक्षम नहीं होंगे वो हमारे यहाँ से हथियार खरीदेंगे, इसलिए शस्त्रास्त्रों का निर्माण होने लगा। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आ गया, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि क्यों विनाशकारी होते हैं? अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती,
इसलिए तो विनाशकारी है। अब बताओ कोई विनाशकारी कैसे हो सकता है भाई? ये तो बात पंक्ति में ही कही गई। ये बात कहाँ पे कही गई कहोगे गुरुजी? ये तो बात पंक्ति में ही कही गई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे, यहाँ पे अधिकांश जनता और उसकी क्या हो जाती है भैया? संपत्ति नष्ट हो जाती। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। कौन सा? ए वाला विकल्प आपका सही है। तो ए वाला हम लगा के आगे बढ़ेंगे। फिर आगे हम ये जानेंगे दोनों देशों की सेनाएं इन युद्धों में मारी जाती। किसकी? ऐसी कोई बात ही नहीं की गई। दोनों देशों के शस्त्रास्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं। फिर आगे दोनों देशों में महामारी और भुखमरी फैल जाती है। क्या ऐसी कोई बात की गई? जो बातें आपकी पंक्ति में नहीं की गई वो बिल्कुल नहीं होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया, इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? क्या कहना चाह रहा है? क्या विश्व में शस्त्रास्त्रों की होड़, या निशस्त्रीकरण और विश्व शांति, या आतंक और सर्वनाश का भय, या द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका? तो पूरी विभीषिका के बारे में तो नहीं बताया गया। यहाँ पे हम कह सकते हैं विश्व में शस्त्रास्त्रों की होड़, क्योंकि सभी देश वो बनाने में लग गए हैं। बातें समझ में आई? 2 पैराग्राफ आपके पूरे हुए। अब समय ना लेते हुए जल्दी से मैं चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है? आगे है भैया भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? अमेरिका के विजय ने, या बड़े देशों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने, या अमेरिका ने, या जापान के विनाश ने? भैया जापान का जब विनाश हुआ तभी तो लोग डर गए कि मुझे भी शस्त्रास्त्र बनाने चाहिए, नहीं तो मैं लड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए ये आपके पूरे होते हैं 10 प्रश्न। अब 11वें व्याकरण के प्रश्न पे चलते हैं। और 11वां प्रश्न आ गया भैया, आ गया क्या लिखा गया? इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? है नहीं है। मैं कहता हूं इंद्र हुए कामदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य और चंद्रमा, और एक आते हैं यमराज और कुबेर। इतने देवता जो हैं, और गणेश हैं और कार्तिकेय। तो इतने लोगों की पर्यायवाची आप अवश्य याद रखिएगा। इन्हीं में से किसी एक की पर्यायवाची, और इंद्र और कामदेव तो जरूर याद रखिएगा, किसी ना किसी में से आ जाएगा। तो भैया जिमूत वाहन ये तो है, वासव भी है, शक्र भी है, ये तीनों तो इंद्र की पर्यायवाची हैं, तीनों इंद्र की पर्यायवाची है। ठीक है, ये बातें हो गई। भैया पुलोमजा इनकी पर्यायवाची नहीं होगी, पुलोमजा इनकी पर्यायवाची नहीं होगी, लेकिन होगी किसकी? ये होगी इनकी पत्नी इंद्राणी की। किसकी भैया? इंद्राणी की होगी। और इंद्राणी में एक बात मैं और बताना चाहूँगा, इंद्राणी में भैया इंद्र और आनी 2 पदों में तोड़ देते हैं। आनी यहाँ पे प्रत्यय लग जाता है, क्योंकि ना का नियम कहता ना से पहले री, रा और मूर्धन्य सा होगा, तो जुड़ते वक्त ना का परिवर्तन ड़ा में हो जाएगा। तो ये बताओ जिमूत वाहन, तो भैया मैं अगर जिमूत को अलग करूं, जिमूत माने होता है बादल। जिमूत माने क्या होता है? कहोगे गुरुजी आपने बताया बादल होता है। ठीक है, शक्र होगा, पुरंदर होगा, और भैया इनको नागपति भी कहते हैं। ये बात मैंने बताई थी, नागपति कहेंगे। क्या कहेंगे? नागपति कहेंगे। और पुरंदर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? पुरंदर भी कहेंगे। और अमरपति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमरपति कहेंगे। ये याद रखिएगा, अमरपति कहेंगे, ये हमेशा याद रहना चाहिए। नागपति तो जरूर याद रखना, नागपति जरूर याद रखना। चले आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपका आता है, और अगला प्रश्न आ गया आवाहन का विलोम। आवाहन माने होता क्या है भाई? आवाहन माने होता है बुलावा। आवाहन माने क्या होता है? कहोगे गुरुजी ये बुलावा होता है। चलो ठीक है, मैंने मान लिया बुलावा। तो ये बताओ आवागमन होगा? आवागमन बिल्कुल नहीं होगा। आवागमन का अर्थ होता है आना जाना। आवागमन का अर्थ होता है जाना, आना या आना जाना। ये आगे पीछे कर सकते हो, मैंने आगे पीछे लिख दिया। तिरोभाव होगा, या विसर्जन होगा, या धन्यवाद होगा। भैया क्या होगा? विसर्जन होगा। तिरोभाव का आविर्भाव होगा। क्या होगा? आविर्भाव होगा।
इस पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, आविर्भाव होगा। और धन्यवाद का क्या होगा भाई, स्वागत होगा। क्या होगा, स्वागत होगा। और आवाहन का क्या होगा, विसर्जन होगा, विसर्जन होगा। और 1 मिनट यहाँ पे रुकिएगा कि आविर्भाव यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, नहीं तो कहोगे गुरुजी गलत लिख दिए, आविर्भाव ये उड़ा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका आ गया, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द है। क्या आशातीत, आशातीत का मतलब देखो ये यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। यहाँ पे आशातीत का मतलब होता क्या है, यहाँ पे गौर कीजिएगा भैया। क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया आशा और शब्द क्या हो गया, अतीत। अतीत माने दूर या परे, तो आशा से अतीत माने कि आशा से अधिक। बातें क्या बन गई यहाँ पे, आशा, आशा से अधिक, आशा से अधिक बात हो गई, आशातीत। चलो अप्रत्याशित, यही होगा इसका सही उत्तर, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। और आशान्वित, आशान्वित यानी कि आशा के अनुसार, आशा के अनुसार। और प्रत्याशा और आशा के प्रति कैसे बनेगा, यहाँ पे बनेगा प्रति, प्रतिधन आशा, प्रतिधन आशा। यहाँ से भैया छोटी ई मिला, यहाँ से बड़ा आ मिला, दोनों मिलके या बन गया। और शब्द आपका क्या बन गया, प्रत्याशा बन गया। आशा के प्रति क्या हो गया, आशा के प्रति, आशा के अनुसार। प्रत्याशा में कौन सी संधि है, आप बताओगे गुरुजी, यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। बातें हुई। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और प्रति यहाँ पे संस्कृत भाषा का उपसर्ग है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ गया, आंख का पानी ढलना। यहाँ पे एक त्रुटि आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंख का पानी ढलना इस मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरे का अर्थ, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत। क्या होगा, बहुत क्रोधित होना, बुढ़ापा आ जाना, मर जाना या निर्लज्ज होना। क्या भैया, निर्लज्ज होना, निर्लज्ज होना, निर्लज्ज होना, बहुत क्रोधित होना, लाल पीला पड़ना, है ना, लाल पीला पड़ना। चलो आगे भैया, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका आ जाता है, अमृत शब्द का अर्थ नहीं है भैया, अमृत शब्द का अर्थ नहीं है। तो क्या बताओ, पीयूष, पीयूष तो अमृत के पर्यायवाची है, सुधा भी है। अमीय, अमीय अमृत का क्या है, ये तो अमीय शब्द अमृत का तद्भव है, इसको हम इसका तद्भव बता सकते हैं कि नहीं, तद्भव यानी कि हिंदी वाले शब्द बता सकते हैं। तो भैया यहाँ पे क्या होगा, गंगा जल, गंगा जल अमृत शब्द का अर्थ नहीं है, क्योंकि अनेकार्थी शब्द भी होते हैं। बातें समझ में आई। ये आपके थे बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर आप मौजूद रहेंगे तो हर एक क्लास आपकी बेहतर आपको मिलेगी। और उम्मीद करूंगा इस वीडियो की वाचिंग और बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे और सब वीडियो को देखेंगे, प्रश्नों को समझेंगे और अपनी मंशा को कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मिलूंगा अगली क्लास में बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।